Hello everyone, I'm Irfan Habib, currently a second year MBBS student from AIIMS Bhubaneswar. I've cleared my NEET in 2022 with All India rank 594 and a score of 685. जैसे कि आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है, इट इज बेसिकली आस्क मी एनीथिंग सेशन। तो हम इसमें आप लोगों ने जो जितने भी क्वेश्चंस भेजे थे फॉर्म्स के गूगल फॉर्म्स के थ्रू, वो सारे डिस्कस करेंगे। एंड इन बिटवीन भी अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह रहे तो यू शेयर देम इन द चैट सेक्शन, विल डिस्कस। सो दिस सेशन इज बेसिकली बायोलॉजी डाउट क्लियरिंग सेशन जो साथी आपको प्रोवाइड कर रहा है। साथी इज अ इनिशिएटिव of Ministry of Education by with association with IIT Kanpur. So without any delay, we'll start the session. तो जस्ट सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें डिस्कस कर मतलब एक बात कहना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग ए प्रिपरेशन टाइम हम लोग को फील होता है कि मे बी जो लोग नीट्स क्लियर कर लेते हैं, जो लोग नहीं कर पाते, सम आर विनर सम आर लूजर। तो ऐसा कोई चीज नहीं है। वन थिंग यू शुड रिमेम्बर कि विनर वो है, विनर इज जस्ट अ लूजर हु ट्राइड वन मोर टाइम, है। वो भी लूजर है बट उसने अपना हाल नहीं छोड़ा है। ही ट्राइड एंड ही ट्राइड टिल द लास्ट टाइम। तो बस इतना चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। ओके, सो विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन जो आप लोगों ने शेयर किया था गूगल फॉर्म्स के थ्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिफाइन सेल मेम्ब्रेन एंड यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, जैसे आप देख सकते हो कि व्हाट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एज इट नेम सेज, है ना, सेल मेम्ब्रेन मतलब व्हाट इज सेल। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका अगर बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट आप बताओ, दैट इज सेल। एंड इस सेल को कवर करते हुए, है ना, सेल हैज अ कवरिंग, इट हैज सर्टेन सेल प्रोटेक्टिव कवर्स। तो उनमें से एक चीज है सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज दैट द सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। व्हाई इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बिकॉज सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर जो जिन चीजों को कंटेन करके रखता है दैट इज प्लाज्मा। ओके, so that's why cell membrane is also known as plasma membrane, and it is the most outermost covering. That means अगर आप ध्यान से देखो, from inside the cell if you see, there will be nucleus, there will be Golgi bodies, there will be endoplasmic reticulums, other cell organelles and all. इन सबको कवर करते हुए क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या कर रहा है आउटसाइड सेल से, मतलब जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इन दोनों चीज को सेपरेट कर रहा है कौन? दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो यू कैन, अगर डेफिनेशन आपको बताना है तो यू कैन से दैट सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, जो सेल के कंटेंट्स को अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रहे हैं। और हाउ इट इज मेड अप ऑफ, अकॉर्डिंग टू लाइक सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को लेके, इसके फंक्शंस को डिस्कस करते हुए बहुत सारे थ्योरीज आए थे। एंड लाइक बहुत सारी थ्योरीज आर देयर, स्टिल सम लाइक वी आर रिसर्चिंग ऑन देम। तो इनमें से जो मोस्ट पॉपुलर थ्योरी था दैट इज बाइलेयर थ्योरी, जिसमें हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। व्हाट इट डिस्कस, इट्स अ फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, मे बी आप लोगों ने इसका नाम बहुत बार सुना भी होगा। आई अगेन राइट इट, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, now why it is called fluid mosaic model? It's like कि एक फ्लूइड है लिपिड का, ऐसे आप मान के चलो कि एक सी है, ठीक है, लिपिड का एक सी या फिर लिपिड का एक फ्लूइड पूरा है, उसके ऊपर ऐसे करके दिस इज द लिपिड लेयर, लिपिड का ये पूरा समंदर है, उसके ऊपर कुछ मोजाइक्स, है ना, प्रोटीन के मोजाइक्स ऐसे फ्लोट कर रहे हैं। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसके थ्रू हमने बहुत सारी चीजें जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शंस है, दैट इज लाइक प्रोटेक्शन, देन ट्रांसपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या फिर सेल मेम्ब्रेन का, दैट इज ट्रांसपोर्ट, है ना। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ सेल के कंटेंट्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डिफरेंट सेपरेट ही नहीं करता, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें के इनसाइड ट्रांसपोर्ट, आउटसाइड ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें भी सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। ओके, सो इट आल्सो अलाउज
इट इज सेमी परमिएबल। ओके, व्हाई इट इज सेमी परमिएबल नॉट कंप्लीटली परमिएबल? हम ये टर्म यूज नहीं कर रहे कि कंप्लीटली परमिएबल या फिर कंप्लीटली इनपरमिएबल। दैट इज बिकॉज इट इज सेमी परमिएबल, क्योंकि ये कुछ मटेरियल्स को ही पास करने देता है। इट्स अलाउस सम मटेरियल टू पास, नॉट ऑल। ओके, तो ऐसा नहीं कि कोई भी अगर मटेरियल बाहर से आए तो इट कैन एंटर। ओके, कुछ चीजें हैं जो एंटर कर सकते हैं, कुछ चीजें नहीं भी एंटर कर सकते। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल, ये अगर आप इनके जो नेम या फिर इनके जो टर्मिनोलॉजी उसको ही ब्रेक डाउन करते हो, तो प्रोकैरियोटिक, व्हाट डज इट मीन? प्रो मींस बिफोर, है ना, बहुत अर्ली, पहले जो आया था। एंड कैरियन मींस कर्नेल या फिर न्यूक्लियस। तो दैट मींस कि प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जिस जो पहले आया था एंड इसके पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस है। नाउ व्हाट इज अ डिफाइंड न्यूक्लियस? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में एक मेजर डिफरेंस ये है कि दोनों के पास सेल के स्ट्रक्चर्स तो है, बट प्रोकैरियोटिक सेल में एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। व्हाट इज प्रॉपर न्यूक्लियस? मतलब एक जो जेनेटिक मटेरियल्स है, इट इज नॉट कंडेंस्ड इन अ मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। जैसे यूकैरियोटिक सेल में क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस है जिसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, एंड ऑल्सो इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस है, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं है। तो अगर हम ध्यान से लाइक और भी कुछ चीजें अगर मैं डिस्कस करूं अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल है जो अप्रोक्सीमेटली 3.5 बिलियन ईयर्स अगो आए थे, है ना। दैट दे आर बिफोर, या फिर हमने प्रो क्यों बोला, क्योंकि ये वो सेल है जो पहले अपीयर हुए थे। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स से दे इवॉल्व्ड एंड दे हैव प्रोड्यूस्ड यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, नाउ तो ये चीज हो गया। अब मैंने बताया कि जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, दैट इज अ प्रॉपर डिफाइंड न्यूक्लियस, वो यूकैरियोटिक सेल के पास है। तो यूकैरियोटिक सेल हैज अ प्रॉपर न्यूक्लियस, यू कैन सी हियर, but prokaryotic cell doesn't have a proper nucleus like this. Okay, then उसके साथ साथ यूकैरियोटिक सेल के पास क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस है। ऑर्गेनेलिस आर मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे कि आप देख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप देख सकते हो गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, ऑल दोस थिंग्स। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई लाइक ऑर्गन, ऐसा कोई भी ऑर्गेनेल ही नहीं है जो मेम्ब्रेन बाउंड हो। ओके, दे आर मोस्टली इनमें न्यूक्लियस, जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में रहता है, मतलब ऐसे ही बस कंडेंस होकर पड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर देख सकते हो आप प्रॉपर्ली, बट यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंप्लीटली कवर्ड या फिर कंडेंस्ड और उसके साथ एक लेयर के अंदर प्रोटेक्टेड है। ओके, देन देयर आर मोर डिफरेंसेस। जैसे हमने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप देखोगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या थे, प्रोटिस्टा, सॉरी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो इसमें से ये जो मोनेरा वाला किंगडम था, दिस इज एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोट, मतलब इसमें सारे सिंगल सेल बैक्टीरियाज, ऑल दोस थिंग्स जो भी आ रहे हैं सबके सब प्रोकैरियोट है। यूकैरियोट्स में ये 4 किंगडम आते हैं, दैट इज प्रोटिस्टा किंगडम, फंगाई किंगडम, फंगी किंगडम, एनिमलिया एंड प्लांटी। ओके, दिस ऑल अबाउट यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। तो आप, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर, दैट इज व्हाट इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट सेल एंड व्हाट आर देयर डिफरेंसेस। ओके, इसके साथ कोई और डिफरेंस आप ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे प्रोकैरियोट सेल के पास 70s राइबोसोम होता है, सॉरी 80s राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोट के पास 70s राइबोसोम है। देन और भी चीजें हैं, लाइक यू कैन से कि दोनों के पास देखो कुछ चीजें कॉमन है, दोनों के पास राइबोसोम है, दोनों के पास साइटोप्लाज्म है, दोनों के पास, बट अगर मैं आपको पूछूं कि प्रॉपर सेल सेल मेम्ब्रेन भी दोनों के पास है, बट प्रॉपर न्यूक्लियस किसके पास है, यूकैरियोट के पास। किसके पास आप मुझे बताओ कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है इसके यूकैरियोट के पास, किसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यूकैरियोट के पास, गोल्गी बॉडी किसके पास है, एंडोप्लाज्मिक यूकैरियोट के पास। ओके, एंड एज आई हैव डिस्कस्ड प्रोकैरियोट के पास 70s और यूकैरियोट के पास 80s राइबोसोम। राइबोसोम दोनों के पास है, बट एक डिफरेंस है कि इसके पास 80s यूकैरियोट के पास और प्रोकैरियोट के पास 70s राइबोसोम इज देयर। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज कि व्हाट इज द लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आप लोग पढ़ोगे। तो अगर हम
एनसीईआरटी के टर्म्स में चले तो व्हाट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, हमने बहुत बार ये टर्म्स सुना है। रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन कि अब जब भी डायहाइब्रिड क्रॉस होता है तो मोर देन वन जीन्स रिकॉम्बाइन, है ना। तो ये टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। तो रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज क्या है, जीन के जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस यू नो कि हाँ, एक पैटर्नल जीन से, जब पैटर्नल से पैटर्नल या फिर मैटर्नल से अपने ऑफस्प्रिंग में जब जीन ट्रांसफर होता है ना, उस इनहेरिटेंस के दौरान कुछ फेनोमेनन्स है जैसे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सो हाउ दे आर डिफर, लाइक वो कैसे एक दूसरे से अलग है एंड क्या है। तो देखो यहाँ पर आप देख, क्रोमोसोम नंबर 1 के दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को ले लिया। होमोलोगस मींस एक पैटर्नल और एक मैटरनल। ओके, यू कैन सी कि जब इनके पास, आप मान लो मैंने यहाँ पर एक जीन मान लिया, यहाँ पर एक जीन है। ओके, दिस इज जीन ए, दिस इज जीन बी, समझ, दिस इज आल्सो ए बी, और यहाँ पर और एक मान लो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सी। ऐसे ही क्या होता है, हमने, आप लोगों ने मियोसिस टर्म सुना होगा कि जब भी ऑर्गेनिजम्स अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, दे अंडरगो मियोसिस प्रोसेस। मियोसिस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, है ना। तो जब ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, इस दौरान क्या होता है ना कि ये लोग होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास आते हैं। ओके, दे कम क्लोजर, और जब ये क्लोजर आते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है इन दोनों के बीच में। यहाँ पर देखो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज। तो अब इस ये जो फेनोमेनन होता है कि जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज रिकॉम्बिनेशन। तो जब जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक्सचेंज हो, है ना, रिजल्टिंग इन ऑफस्प्रिंग, जिसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द पेरेंट्स। तो देखो पैटर्नल और मैटरनल दोनों के फीचर्स, आप ऐसा नहीं था आपके अंदर आपके पैटर्नल्स जीन के भी फीचर्स प्रेजेंट है और मैटरनल्स के भी प्रेजेंट है। व्हाई दिस इज बिकॉज कि दोनों क्या हो रहा है, देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन, है ना। उस रिकॉम्बिनेशन की वजह से देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट, है ना। आप कुछ ट्रेट्स आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है, कुछ ट्रेट्स आपको अपने मदर से मिलता है, तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। एंड हम इसे रिकॉम्बिनेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि पहली बारी जब बना था क्रोमोसोम, पहले जब कंडेंस हो रहा था, देयर इज अ कॉम्बिनेशन, है ना। एक दूसरे के साथ वो लोग जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के एक ऐसा पूरा क्रोमोसोम बनाया था, दैट इज अ कॉम्बिनेशन। देन अगेन क्या हो रहा है, दो क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होने की वजह से कुछ नया जीन्स आया है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, नॉट कॉम्बिनेशन। ये टर्म जरूरी है। ओके, नाउ इसे हम जेनेटिक रीशफलिंग भी बोलते हैं। व्हाई इट इज जेनेटिक रीशफलिंग, बिकॉज इसके द्वारा क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल्स के एक्सचेंज हो रहा है, रीशफल हो रहा है ना। हम कुछ मटेरियल इसको, इसके कुछ मटेरियल यहाँ पर जा रहे हैं, है ना, इसके कुछ मटेरियल यहाँ पर आ रहे हैं, मैटरनल से कुछ पैटर्नल्स में जा रहे हैं, पैटर्नल से कुछ मैटरनल में आ रहे हैं, राइट। नाउ व्हाट इज लिंकेज, लिंकेज ये है, आप यहाँ पर देखो, एक जीन में प्रेजेंट जितने भी जीन्स है ना, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक दूसरे से, लाइक देयर इज अ, आपको पता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू वो लोग कनेक्टेड होते हैं। नाउ जब फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक ए जीन है और यहाँ पर एक बी जीन है। इफ यू सी, जब जीन्स पास पास आते हैं तो चांसेस है ना, अगर मैं इन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पर मैं बना देता हूँ, मैं यहाँ पर देखो ए बी में यहाँ पर बनाता हूँ, ये ए जीन, दिस इज बी जीन, दिस इज अनदर क्रोमोसोम जिसके पास भी यही है, ए जीन एंड, ऐसे में ए बी नहीं, स्मॉल ए स्मॉल बी ऐसे बना। नाउ अगर इनके बीच में जेनेटिक एक्सचेंज हुआ तो चांसेस कि ये ए बी एक साथ एक्सचेंज हो जाए, है ना, जिस कैन प्रोड्यूस लाइक दिस, ऐसा क्रोमोसोम बना सकता है ये, जिसमें यहाँ पर इसके स्मॉल ए स्मॉल बी आ गया और यहाँ पर कैपिटल है कैपिटल बी। यू कैन सी कि कैपिटल भी एक साथ इनहेरिट हुआ है ना। तो जब जीन्स दो या फिर दो से ज्यादा जीन्स जब कम दे कम क्लोजर इन अ क्रोमोसोम, तो चांसेस है कि जब वो लोग रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं, है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने जीन्स को एक साथ इनहेरिट हो सकते हैं, दे कैन इनहेरिट टुगेदर। और ये कब, जितना कम डिस्टेंस होगा, आपको पता है ना, आप ऐसे मान के चलो कि इट्स अ चेन ऑफ जीन्स, है ना, बहुत सारे जीन एक दूसरे के हाथ पकड़ के बैठे हैं। तो जब एक दूसरे का रिशफलिंग करोगे, चांसेस है कि जो लोग पास में है वो एक साथ मूव कर जाए, एक साथ रिशफल हो जाए ना, जैसे यहाँ पर हुआ है कैपिटल बी का। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा, लिंकेज उतना ज्यादा होगा। इसलिए देयर इज अ रिलेशन, दैट इज लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। और हमें पता है कि जिसमें लिंकेज ज्यादा होगा, रिकॉम्बिनेशन उतना कम होगा।
दिस इज लाइक बेसिक थिंग ना। आप अगर अगर वो दोनों एक साथ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, रिशफलिंग नहीं हुआ। अगर उन दोनों ने एक्सचेंज किया तभी वो रिशफलिंग हुआ। तो ऐसे आप एक रिलेशन बना सकते हो, दैट इज रिकॉम्बिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज एंड लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब ये वाला जो लिंकेज वाला टर्म था, इससे ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हमने कुछ चीजें नोटिस किया। जैसे ड्रोसोफिला का क्या होता है ना, ड्रोसोफिला में आपने अगर देखा होगा, ड्रोसोफिला के दो टाइप्स होते हैं, एक है उसका वाइल्ड टाइप और दूसरा है जो ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, आप लोग जानते हो ना। तो उसके बाद वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट टाइप भी होता था। और उसके जो पंखे थे ना, उनमें भी चांसेस है कि इट कैन बी ट्रांसपेरेंट और इट कैन बी ओपैक। तो देखा गया कि उन जीन्स में लिंकेज दिख रहा है, दैट मींस जो वाइल्ड टाइप्स है उनमें कहीं ना कहीं ओपैक ओपैक विंग्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक साथ लिंकेज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल, मेंडल ने ये पूरा मान के चला था कि सारे जीन्स जो है वो एक साथ रीशफलिंग कर जाएंगे लाइक दिस मेथड। बट लिंकेज के दौरान क्या हुआ, कुछ जीन एक साथ इनहेरिटेड होने लगे। तो जब हमने उनके थ्रू एक्सपेरिमेंट किया तो जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम था ना 9:3:3:1, ये नहीं आया, क्योंकि कुछ जीन रिकॉम्बिनेशन होने लगे, दिस रेशियो एक्सचेंज। तो अगर आपको कभी पूछे कि लिंकेज इज एन एक्सेप्शन टू व्हिच, लिंकेज एंड एक्सेप्शन जो अमेंडा ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताया था, उसका एक्सेप्शन है। ओके, नेक्स्ट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, व्हाट इज लिंकेज एंड व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन। आई विल टॉक अबाउट व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स। हम बचपन से सुन के आए ये चीज, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, है ना। ऑटोट्रॉफ्स अगर आप टर्म्स को ब्रेक डाउन करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ऑटो मींस खुद, है ना। ऑटो मतलब देमसेल्फ, सेल्फ। और ट्रॉफ मींस फूड। तो जो ऑर्गेनिजम्स अपने खाना खुद बनाते हैं, है ना, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो अपने खाना खुद बना सकते हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ प्लांट व्हाट आर फूड, हमारे टर्म्स में फूड तो राइस, दाल, है ना, चिकन, ऑल दोस थिंग्स। बट इन टर्म्स ऑफ प्लांट व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स इन ऑटोट्रॉफ्स मतलब प्लांट के टर्म्स में अगर ध्यान से देखो तो जो भी ऑर्गेनिज्म जो फूड बना सकते हैं, फूड इन द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, इट कैन बी प्रोटीन, इट कैन बी विटामिन, इट कैन बी बहुत सारी चीजें, मिनरल्स, जो भी है। ओके, नॉट मिनरल्स, विटामिन, देन बहुत सारे बायो अदर बायोकेमिकल्स आर देयर। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रोड्यूस हिज ओन फूड दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। समटाइम हम इन्हें प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप एनर्जी पिरामिड में जाओगे तो एनर्जी पिरामिड में देयर विल बी सम ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, जो अपने खाना खुद बनाते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है ना। आप अगर ध्यान से देखो, जैसे एक ग्रास है, देयर इज लाइक प्लांट, इस प्लांट पे, या फिर मैं ग्रास से दिखाता हूँ आपको, ग्रास, इस पे बेस्ड, इस पे फॉर एग्जांपल फ्लाइज आके बैठते हैं। ओके, फिर इस फ्लाइज को फ्रॉग्स खा लेते हैं, फिर इस फ्रॉग्स को स्नेक, है ना, फिर स्नेक को कोई बर्ड। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर खाना बना कौन रहा है। लाइक अगर आप देखो एनर्जी सोर्स कहाँ से आ रहा है, ऑब्वियसली सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं ये लोग, है ना, सनलाइट को ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो ऑटोट्रॉफ्स अपने खाना कैसे बनाते हैं, देयर इज अ प्रोसेस वी कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। Now it is not all at photosynthesis. Autotrophs दो टाइप के होते हैं, photo autotrophs and chemoautotrophs. You need to know the difference. Photo autotroph means जो लोग अपने खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। Why it is called photosynthesis? क्योंकि फोटो के थ्रू मतलब सनलाइट के थ्रू ये अपना खाना बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उल्टा तरफ केमोसिंथेसिस, क्या केमोऑटोट्रॉफ्स कौन से हैं, जो केमोसिंथेसिस कर रहे हैं। व्हाट इज केमोसिंथेसिस? दैट मींस ये लोग अपने एनर्जी सोर्स के तौर पे किसको यूज कर रहे हैं, केमिकल्स को, जो केमिकल बॉन्ड्स है ना। लाइक जैसे यहाँ पर आप देखो कुछ आपको पता है कि केमिकल बॉन्ड्स में एनर्जी होता है। तो इन एनर्जीज को यूटिलाइज करके जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना एनर्जी के सोर्स में फूड प्रोड्यूस कर रहा है तो उन्हें हम केमोऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट फोटोट्रॉफ्स, जो आपको बेसिकली दिखेगा प्लांट्स एंड ऑल, जो प्रोड्यूसर्स हमारे एनर्जी पिरामिड में हमें देखते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ओके, तो वो लोग अपने खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं, दे प्रोड्यूस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इट यूटिलाइजेस द सन और सोलर एनर्जी, जो एनर्जी सन के पास है ना, जो एच न्यू के फॉर्म्स में आपको रेडिएशन के फॉर्म्स में आ रहा है, उनको फिर H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड,
वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन दो इनऑर्गेनिक सोर्स को यूटिलाइज करके क्या बना रहा है, इट प्रोड्यूसेस C6H12O6 व्हिच इज शुगर। इस शुगर को फिर हेटेरोट्रॉप्स, है ना, अब यहाँ पे देखो एनिमल्स एवरीथिंग हमारे, अगर आप देखो सारे एनिमल्स दे आर हेटेरोट्रॉप्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। जो ऑटोट्रॉप्स है खुद के खाना खुद बनाएंगे। तो अगर आपसे पूछा व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स, विल से कि इट्स द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड्स। तो अगर मैं सिमिलरली आपको क्वेश्चन पूछ लूं कि व्हाट आर heterotrophs, you can right, heterotrophs will be which can't produce their food, they are dependent on producers or they are dependent on autotrophs for their food or their for their energy source। ठीक है, तो एग्जांपल के फॉर्म्स में ऑटोट्रॉफ्स में कौन कौन से आएंगे, ऑल द ग्रीन प्लांट्स, ऑल द ग्रीन algae, okay, they are under the autotrophs। okay, next question is what is monohybrid cross। okay, now monohybrid, again I'm going to discuss like a breakdown का terms को। mono means one, mono, and hybrid means जहां पर हाइब्रिड मतलब कुछ कॉम्बाइन टाइप का है, एकदम प्योर नहीं है। ओके, एक्सचेंज टाइप का। तो अगर हाइब्रिड में मतलब हाइब्रिड कैसा हो गया, एक वाइल्ड टाइप है दूसरा वाइल्ड टाइप है, दोनों को मिक्स किया और उसकी वजह से हमें कुछ नया प्रोडक्ट मिला या फिर हमें कुछ नया ऑर्गेनिज्म मिला, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। आप लोगों ने सुना हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, हाइब्रिड काऊ है या फिर हाइब्रिड ब्रीड है किसी का। तो हाइब्रिड मतलब दो ऑर्गेनिज्म का मिक्सचर से बना है वो, दैट इज हाइब्रिड। सो इफ इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट डज इट मीन कि आप यहाँ पर देखो पेरेंटल जनरेशन में एक पूरा टॉल और एक पूरा डॉर्फ, मैंने ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स लिए, टी टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, अब इनके गैमेट्स बनेगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल प्रोड्यूस टी गैमेट, टी स्मॉल टी, यू कैन सी यहाँ पर भी देख सकते हो। तो टॉल, पेरेंटल जनरेशन टॉल था एंड डॉर्फ था, वहां से जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब जो जेनेटिक फॉर्मेशन है। ओके, वहां से गैमेट्स हमें मिलेगा क्योंकि होमोजाइगस टाइप के हैं तो एक ही टाइप के गैमेट्स बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों का अगर मैं फर्टिलाइजेशन करूं तो क्या होगा, यहाँ से कैपिटल टी आ रहा है, यहाँ से स्मॉल टी आ रहा है, तो you'll get a F1 generation। F1 generation means मतलब जो हाइब्रिड के बाद पहला जनरेशन बन रहा है, दैट इज F1 जनरेशन। तो इस F1 जनरेशन में आपको कौन सा मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर एक टर्म आता है दैट इज डोमिनेंस, है ना। जो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जीन है, अगर आप देखो जो कैपिटल टी जीन है दैट इज अ स्मॉल डोमिनेंट जीन। तो वो रिसेसिव जीन जो स्मॉल टी है, शॉर्ट वाला जो जीन है, हाइट के शॉर्ट वाला जो जीन है, उसको डोमिनेंट करके लाइक उसको सप्रेस कर देता है। तो दैट्स व्हाई अगर हम फिनोटाइप देखें या फिर हम बाहर से देखेंगे तो हमें वो प्लांट टॉल ही दिखेगा, पर अंदर से उसका उसका जो जेनेटिक फॉर्मेशन है इट इज नॉट कंप्लीटली टॉल, इसके पास कुछ शॉर्ट जीन भी थे बट कैपिटल या फिर टॉल जीन्स ने उन्हें सप्रेस कर दिया। यू विल सी दिस इज F1 जनरेशन। फिर हम इस कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला जो हाइब्रिड था इसका हमने सेल्फिंग कराया। ओके, व्हेन यू विल डू सेल्फिंग, तो सेल्फिंग की वजह से क्या होगा, इसके कितने गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, अगेन सेम कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगर मैं इनका क्रॉस करता हूं तो यू विल गेट अ, आपको क्या मिलेगा, यहाँ से कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इफ यू कंप्लीटली सी दिस इज कंप्लीटली कैपिटल टी टॉल हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ड्यू टू डोमिनेंस इट विल बी अगेन टॉल, ड्यू टू डोमिनेंस इट विल बी आल्सो बी टॉल, है ना। ये दोनों शॉर्ट है तो कोई डोमिनेंट जीन नहीं है, दिस इज कंप्लीटली रेसिसिटी, ये शॉर्ट हो गया। ओके, तो अगर मैं फिनोटाइपिक रेशियो देखूं, है ना, फिनोटाइपिक रेशियो, तो phenotypic ratio of tall in short it will be 3:1। and what typic ratio, genotypic ratio देखो आप क्या क्या आ रहा है, टी टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये तीन टाइप के है ना, 1:2:1। तो जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो। मोस्टली मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको पूछेंगे व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो यू से मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टू इंडिविजुअल्स जो होमोजाइगस जीनोटाइप के हैं। जैसे यहाँ पर हमने कैपिटल कंप्लीटली टॉल ले लिया था, है ना, वो एकदम होमोजाइगस था, कैपिटल टी कंप्लीटली टॉल या फिर कंप्लीटली शॉर्ट जीनोटाइप, जिनके वजह से एक हाइब्रिड टाइप का, है ना, ऑपोजिट रिजल्ट्स इन ऑपोजिट फिनोटाइप फॉर अ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट।
इस केस में हमने कौन सा जेनेटिक ट्रेड लिया है? इट इज अ हाइट का, हाइट, राइट, दैट्स व्हाई टॉल एंड शॉर्ट। ओके, सो मे बी दे विल आस्क यू अदर क्वेश्चंस लाइक जीनोटाइपिक रेशियो बताओ, आप इसका फेनोटाइपिक रेशियो बताओ, यू कैन आंसर देम, राइट। ओके, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से और एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल का कौन सा लॉ प्रूफ हुआ था? तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से प्रूफ हुआ था। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑस्टियोजेनेसिस? दिस क्वेश्चन, ये थोड़ा आप लोगों के लेवल के लिए थोड़ा इररिलेवेंट है, ओके, बट यू शुड, आप लोगों ने बहुत जगह इस टर्म को देखा होगा, ऑस्टियोजेनेसिस टर्म यूज होता है। तो अगेन आई विल गो कि आप टर्मिनोलॉजी को ब्रेक डाउन करो। ऑस्टियो ऑस्टियो आप लोगों ने सुना ना, ऑस्टियोटॉमी, ऑस्टियो वर्ड हमेशा बोन के लिए यूज होता है, ओके। और जेनेसिस मींस प्रोडक्शन, ओके, ये बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस है। तो ऑस्टियोजेनेसिस द प्रोसेस बाय विच बोन फॉर्म होता है, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज, ये कौन कौन से मेथड्स के थ्रू ऑस्टियोजेनेसिस होता है? ऑस्टियोजेनेसिस, देयर आर वेरियस मेथड्स, लाइक यू कैन सी देयर विल बी इंटरमेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन एंड एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, ओके। अब यहाँ पर टर्म्स ऐसा क्यों है, एंडोमेम्ब्रेनस, सॉरी इंटरमेम्ब्रेनस, एंडो कॉन्ड्रल? तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो इंटरमेम्ब्रेनस मतलब मेम्ब्रेन के अंदर जब बोन फॉर्मेशन होता है, हमें पता है कि बचपन में हमारे बॉडी में, आप अगर देखोगे एक बच्चे को अगर आप टच करोगे तो उसके बॉडी में हर जगह सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, क्यों? बिकॉज दे आर कंप्लीटली बोन नहीं होते, वो कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज से धीरे धीरे बोन प्रोड्यूस होता है, ओके। तो कुछ कुछ टिश्यूज है ना, जिनमें क्या होता है, वो मेम्ब्रेन के अंदर ही कार्टिलेजेस में फिर क्या होगा, कैल्शियम, आपको पता है ना, कैल्शियम डिपोजिट होता है, कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वो लोग कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, जल्दी कैल्शियम डिपॉजिट होगा कार्टिलेज में और वहां से बोन बनेगा। तो अगर ये मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, इंट्रामेम्ब्रेनस, इट विल कॉल इंट्रामेम्ब्रेनस। बट अगर वो कार्टिलेज का टिश्यू खुद से ही बना रहा है ना, मेम्ब्रेन का कोई एक्ट नहीं है, देन इट विल कॉल एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, ओके। आई थिंक अब आपके लेवल में क्या जरूरी है कि ऑस्टियोजेनेसिस में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन कौन से हार्मोन्स हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन हार्मोन्स, आपको पता है, देयर इज कैल्सिटोनिन, देयर इज विटामिन डी, है ना, ग्रोथ हार्मोन। ये सारे हार्मोन्स मिलके इस ऑस्टियोजेनेसिस या बोन फॉर्मेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। कुछ है जो ऑस्टियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं, कुछ है जो ऑस्टियोजेनेसिस को प्रिवेंट करते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऑस्टियोजेनेसिस हमारे बॉडी में कब शुरू होता है? समटाइम ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इन आवर बॉडी ऑस्टियोजेनेसिस बिगिन एट 6th और 7th वीक ऑफ इंटर-एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। व्हाट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? हमारे बॉडी, हमारा लाइक जो ह्यूमन का फॉर्मेशन है ना, अगर आप देखो प्रेगनेंसी के वक्त जो एम्ब्रियो बनता है ना, जाइगोट, आपको पता है कि पहले फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो। तो उस एम्ब्रियो जो डेवलप कर रहा होता है ना, एम्ब्रियो से पूरा जब बॉडी बनता है एक बेबी का, उस प्रोसेस के थ्रू जो 9 मंथ का प्रोसेस है, उसके कुछ 6-7 मंथ के दौरान ऑस्टियोजेनेसिस शुरू होता है, बोन फॉर्मेशन शुरू होता है। और ये 25 इयर्स एज तक चलता है। नॉट कि हाँ पैदा हो गए तो बोन फॉर्मेशन होना बंद हो गया, नहीं। इफ यू सी हमारा धीरे धीरे यू ग्रो, राइट, आप धीरे धीरे ग्रो करते हो 25 के एज तक। लेकिन हम 25 के एज तक हमारा हाइट इंक्रीज नहीं होता है, बिकॉज क्या होता है, ऑस्टियोजेनेसिस नॉट नेसेसरी कि हर वक्त आपके जो लिम्स के बोन है यही ऑस्टियोजेनेसिस कर रहे हैं, कुछ और भी बोन्स है जो आपके हाइट में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, जैसे स्टर्नम, क्या स्टर्नम हो गया, जैसे रिब्स वाले स्टर्नम एंड ऑल, देन स्कल के बोन्स, ओके। तो ऑस्टियोजेनेसिस प्रोसेस 25 के एज तक चलता है, ओके। एंड कौन कौन से हार्मोन इसको कंट्रोल कर रहे हैं? प्रोथॉर्मिन, इफ आई आस्क, द ऑस्टियोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय, लिख देता हूं, कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, थ्री हार्मोन्स मोस्टली, दैट इज प्रोथॉर्मोन, सॉरी पीटीएच, दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच। फिर उसके साथ आएगा आपका लाइक कैल्सिटोनिन एंड विटामिन डी, यू कैन
सेट विटामिन डी इज आल्सो, इसका भी कुछ हार्मोनल एक्शंस होते हैं ना, हार्मोन के टर्म्स में मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज रेस्पिरेशन। हम बहुत जगह आपने रेस्पिरेशन सुना होगा, मे बी आप लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाले टॉपिक में भी रेस्पिरेशन के बारे में जाना है, देन रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी हमने रेस्पिरेशन के बारे में जाना है। तो दो चीजें, रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, अगर ध्यान से, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है पूरा, इट इज नॉट एन सिंगल प्रोसेस, ऐसा नहीं कि एक स्टेप है रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन एक प्रॉपर पूरा स्टेप है ना, बहुत सारे प्रोसेस उसके अंदर ना, बहुत सारे प्रोसेस उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, अगर मैं पूरा एज अ होल इसको टर्मिनाइज करूं तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन को आउटसाइड से, वी टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड, ऑक्सीजन को यूज करके जो हमारा फूड अंदर है उसको ब्रेक डाउन करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट। किसके लिए? ये एटीपी हम कहाँ यूज करते हैं? अपने सेलुलर नीड के लिए, मतलब सेल के डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। सो इट्स अ वाइटल प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि आप मतलब एटीपी को जो प्रोड्यूस कर रहे हो ये सब सिंपली एक प्रोसेस से हो रहा है, नहीं, देयर आर मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल एंजाइम्स आर एक्टिंग ऑन इट। ओके, इट्स अ वेरी वाइटल प्रोसेस जहां पर एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस एक्ट होते हैं जिसके थ्रू एनर्जी बनता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स हियर कि रेस्पिरेशन में कौन कौन सी स्टेप्स या कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूड है। तो पहला तो जो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन बाहर से लेना है, टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड। एट द सेम टाइम जब आप फूड को ब्रेक डाउन करोगे तो फूड के ब्रेक डाउन से आपको पता है वहां पर CO2 बनेगा, तो वो CO2 को बाहर भी छोड़ना है, राइट। तो दिस प्रोसेस जिसके थ्रू हम गैस के एक्सचेंज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ओके, फिर ये ऑक्सीजन आपके एल्वियोलाई तक पहुंच गया, लंग्स में एल्वियोलाई हमें पता है कि हम जब नोज के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं वो अल्टीमेटली लंग्स में पहुंचते हैं। फिर आफ्टर रीचिंग लंग्स वहां पर क्या होता है फिर, तो इनहेलिंग एक्सहेलिंग एक्सहेलिंग हो गया जिसके थ्रू हमने ऑक्सीजन को बाहर से इनहेल किया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को उसके बदले एक्सचेंज की। एंड आफ्टर दैट वो सारे कहाँ पहुंच जाएंगे? एल्वियोलाई में। फिर वहां पर एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज, O2 और CO2 का, CO2 ब्लड से एल्वियोलाई में और ऑक्सीजन ब्लड से, सॉरी, एल्वियोलाई से ब्लड में। तो दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैस, दिस इज आल्सो एक्सचेंज ऑफ गैस। फिर उसके बाद ब्लड इस ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन को टुवर्ड्स द सेल, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द सेल लेके आ रहे हैं। दिस पॉसिबल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये मेनली हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स है ना, इन केस ऑफ ह्यूमन इट इज ब्लड सेल्स जो कैरी कर रहे हैं। ओके, फिर अल्टीमेटली जब गैसेस पहुंच गया, अब आप मुझे बताओ प्लांट्स में ये ट्रांसपोर्ट कौन करता है? प्लांट के पास तो ब्लड नहीं है, तो दे हैव डिफ्यूजन प्रोसेस। हमें पता है कि गैस डिफ्यूजन प्रोसेस से भी मूव करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया दे कैन एक्सचेंज। तो इन प्लांट्स इट इज डिफ्यूजन जिसके थ्रू एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस हो रहा है। आफ्टर दैट जब वो सेल में पहुंचता है देन अगेन इट विल एक्सचेंज ब्लड विद सेल्स, है ना, ब्लड फिर वहां से सेल के साथ एक्सचेंज करेगा। अल्टीमेटली सेल में वो सारे ऑक्सीजन यूटिलाइज होंगे, आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इज देयर, है ना, क्रेब्स साइकिल करके आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सो ऑल दोस थिंग्स विल अल्टीमेटली कन्वर्ट, लाइक ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके, H2O को यूटिलाइज करके क्या करेगा आपके बॉडी में? ATP या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो दिस रेस्पिरेशन कैन बी एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, कुछ कुछ रेस्पिरेशन है, कुछ कुछ प्रोसेस है जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता है हमें, है ना, ग्लाइकोलाइसिस जैसा अगर आप ध्यान से देखो, इट्स एन एनारोबिक प्रोसेस, कहीं पे भी ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ओके, एंड अल्टीमेटली किसके फॉर्मेट में प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी को? ATP के फॉर्मेट में। सो हाउ इट इज क्लियर अंटिल नाउ? ओके, what is respiration, type of respiration, what are the steps in respiration, all those things. Okay, now coming to next question, that is what is cell theory. Okay, अब सेल थ्योरी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सेल थ्योरी पहले जब सेल का डिस्कवरी हुआ, है ना, दैट इज माइक्रोस्कोप डेवलप करके जब एंटनी वन लेवेनहक ने पहली बार सेल के बारे में बताया। ओके, तो उसके बाद कुछ साइंटिस्ट लाइक in 1838 सिमिलर टाइम पे 1839 स्लेडन एंड शोन, एक जोलॉजिस्ट एंड बॉटनिस्ट ने, तो उन्होंने मिलकर ये डिस्कस किया कि उन्होंने नोटिस किया कहीं ना कहीं प्लांट एंड एनिमल के
जूकेनियल क्या होते हैं, सिमिलर टाइप के सेल से बने हैं। and we know that cell is the basic unit of life. Yes, cell is the structural, मैंने फर्स्ट लाइन बोला था कि cell is the basic structural and functional unit of life. तो फिर लेकिन इस थ्योरी के थ्रू ये डिस्कवर नहीं हुआ। अच्छा, आपने बता दिया कि अगर सेल के पास सेल के कंपोनेंट, सेलुलर कंपोनेंट्स होंगे तो इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट हाउ कैन अ न्यू सेल प्रोड्यूस, है ना, कैसे एक न्यू सेल प्रोड्यूस होता है, पेरेंटल सेल से नया सेल कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसको फिर रॉबर्ट वर्चो ने 1855 में एड ऑन किया कि सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। ऐसा नहीं होगा कि सेल रैंडमली कहीं से भी प्रोड्यूस हो रहा है, अगर प्री एग्जिस्टिंग एक सेल है वहां से फिर दूसरे सेल्स बनेंगे। उन्होंने एक टर्म यूज किया था, दैट इज ओमनी सेलुलाई सेलुली, दैट मींस कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही प्रोड्यूस होता है। ओके, तो अल्टीमेटली फिर शोन, स्लेडेन, फिर वर्चो के इन सारे जो भी पोस्टुलेट्स थे, जो भी थ्योरीज थे, उन सबको मर्ज करके एक प्रॉपर सेल थ्योरी दिया गया, जिसके मेन मेन पॉइंट्स क्या क्या थे कि cell is the smallest living unit of life, that means it is the basic functional and structural unit of life. Okay, then it is too small, ये माइक्रोस्कोपिक, आप खाली नेकेड आई से आप सेल को नहीं देख सकते, एक्सेप्शन फॉर सम लाइक एग्स एंड ऑल। ओके, देन द शेप ऑफ सेल वैरी करता है, सेल के शेप मे बी इट कैन समटाइम राउंड, कभी कभी बाइकॉन के भी होता है जैसे आरबीसी, कभी कभी कॉलमनर शेप भी हो सकता है, कभी कभी फिलामेंटस शेप भी हो सकते हैं, कभी कभी स्पाइरल शेप भी हो सकता है। ओके, शेप कैन वेरी, साइज कैन आल्सो वेरी, है ना, एक देखो जैसे हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं तो कितना बड़ा है, फिर वायरस, फिर माइक्रोप्लाज्मा और बहुत छोटे छोटे माइक्रोबायल्स पे आते हैं। ओके, साइज एंड शेप कैन वेरी, एंड सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है दे विल एक्सिबिट सर्टेन बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक प्रॉपर्टी, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज कॉमन होंगे, लाइक दे विल ऑल रेस्पायर, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ये चीजें दिखने लगेंगी। एंड लास्ट एंड ऑल कि सेल हमेशा अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही प्रोड्यूस होता है, कभी भी सेल कोई रैंडमली ओरिजिनेट नहीं होगा, है ना, कुछ एक प्री एग्जिस्टिंग सेल या पहले से एक सेल है, उस सेल के डिवीजन के थ्रू मे बी समटाइम इट इज बाइनरी फिशन, समटाइम्स इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समटाइम इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन, बहुत सारे प्रोसेस हैं, उनके थ्रू सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से प्रोड्यूस होता है। ओके, तो हमारा सेल विल डिवाइड इनटू इट्स डॉटर सेल, जिसे हम सेल डिवीजन के टर्म्स में जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप कुछ चीजें देख सकते हो कि लाइक सेल थ्योरी में कैसे उन्होंने क्या क्या चीजें प्रूव किया था। लाइक शोन जो एक जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि एनिमल सेल के अंदर ये कंपोनेंट्स है, बट एनिमल सेल के पास कोई सेल वॉल नाम की चीज नहीं है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स, है ना। स्लेटन ने भी देखा कि हाँ, सारे प्लांट सेल के पास एक चीज कॉमन है कि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। ओके, फिर उन्होंने इन दोनों ने फिर ये देखा कि कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स बहुत सारी चीजें मैच कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है कि प्लांट सेल के पास प्लास्टिड था जो एनिमल सेल के पास नहीं है। ओके, ऑल दोस थिंग्स। अभी सो दिस इज ऑल अबाउट सेल थ्योरी, आई होप इट इज क्लियर। आप सेल थ्योरी किसने प्रूव डिस्कवर किया था, कितने साल में ये पहली बार पोस्टुलेट हुआ, फिर उसके बाद हमने देखा कि सेल थ्योरी के क्या क्या मेन पॉइंट्स थे। टॉकिंग अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? as the name suggests, endoplasmic, again I'm using the terms, अब एंडो मतलब अंदर, ओके, प्लाज्मिक मतलब, प्लाज्मिक मतलब जो प्लाज्म के अंदर है, और रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ कि इट्स अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, रेटिकुलम मतलब हमने जैसे मैंने बताया कि इट इज नेटवर्क, एंडो मींस इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा मतलब सेल, सेल साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जब एक नेटवर्क टाइप आपको दिखेगा, है ना, सेल के अंदर, सेल के अगर आप अंदर देखोगे तो कुछ नेटवर्क टाइप की चीजें में देखते हैं, नेटवर्क मतलब एक जाली टाइप का चीज है ना। तो डेफिनेशन से अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, है ना। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सैक है, आप अगर ध्यान से देखो बहुत सारे ऐसे लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स भी है। ट्यूब्यूल्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, ट्यूब नहीं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज दे आर ऑर्गेनेल्स, है ना, बहुत छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स। ओके, एंड द ट्यूब्यूल्स एंड उसके साथ साथ छोटे छोटे सैक के फॉर्म्स में है, देखो यहाँ पर सैक दिख रहा है आपको, ट्यूब्यूल्स भी दिख रहे हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, ओके, एंड सैक्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होता है और पूरा साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली,
ओके, ये सबसे बड़ा ऑर्गेनेल प्रेजेंट है एंड इट इज हेल्प इन वेरियस फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस है? लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन बनाता है। आप पढ़ोगे कि देयर इज अ कंप्लीट मैस लाइक प्रोसेस है, ठीक है, GRL, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारे जो मेम्ब्रेनाइज सिस्टम है वो लोग मिलके एक प्रोसेस रन करते हैं, ठीक है, जहां पर न्यूक्लियस से आपको सिग्नल आता है प्रोटीन बनाने के, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बनाता है, गोल्गी बॉडी उसको प्रोसेस करता है, लाइसोसोम उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ऑल दोस थिंग्स। लिपिड सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वहां से लिपिड भी बनता है, लिपिड इन द फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड, ये सारी चीजें। ट्रांसपोर्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारे फूड वाटर मटेरियल्स को क्योंकि न्यूक्लियस से कनेक्टेड है तो ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ऑर्गन है जो आपके डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। यू नो कि हमारा लिवर जो है, लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है, अल्कोहल एंड ऑल जो हमारे टॉक्सिक चीजें जो हमारे सेल के लिए बहुत ही टॉक्सिक है, उन सारी चीजों को डिटॉक्सिफाई कौन कर रहा है? दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन को, ओके, ना, लाइक जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहीं से मान लो ब्रीच हो गया, टूट गया, तो उस प्रोसेस में कौन इसको रिप्रोड्यूस करेगा? दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंड जैसे मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज टू फंक्शनल लिस्टिंग। फंक्शनली एंड बाहर से भी हम अगर ध्यान देखते हैं ना, दो टाइप का हमें दिखता है। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें दिखता है, कुछ नेटवर्क्स होते हैं जो स्मूथ है, उनका सरफेस एकदम स्मूथ, कुछ सरफेस है जिनमें रफ दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके सरफेस में राइबोसोम प्रेजेंट है। अब राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे, आपको तो दिखेगा ना कि जैसा रफ टाइप का स्ट्रक्चर है, उसका सरफेस है पूरा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। एंड राइबोसोम होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? दिस इज द प्रोटीन फैक्ट्री, है ना, तो ये प्रोटीन बनाता है। और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम नहीं है तो ये प्रोटीन नहीं बना रहा है, तो वो किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज केमोटैक्सोनॉमी। ये टर्म्स जो केमोटैक्सोनॉमी है, ये एक्चुअली यू शुड नो व्हाट इज टैक्सोनॉमी। अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी इज एक बहुत ही वाइड या फिर एक बहुत ही वास्ट सिलेबस टैक्सोनॉमी का। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी के टर्म्स में मतलब इट्स स्टडी ऑफ, ये क्या क्या चीजें आते हैं, नेमिंग, है ना, फिर क्लासिफाई करना उनको, है ना, फिर उनको ग्रुप करना, फिर उनके बारे में डिस्कशन करना। तो इन केस ऑफ, अब इसके बहुत सारे प्रोसेस है। टैक्सोनॉमी का मैं बताऊं, टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट वी आर, इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट्स अ branch of biology which deals with classification, nomenclature, फिर उसके बाद उनके डिस्क्रिप्शन को, है ना। एंड इस प्रोसेस में हमें बहुत सारे टैक्सोनॉमी के टाइप्स आर देयर। ओके, देयर आर बेसिक, हमने देखा था कि बहुत पहले टाइम पे हम क्या क्या करते थे, हमने उनको बेस्ड ऑन ब्लड प्रेजेंट है कि नहीं है ना, फिर कभी कभी सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है, मतलब बहुत सारे लेवल्स पे जाके, है ना। समटाइम हमने मॉर्फोलॉजी देख के उनको डिवाइड क्लासिफाई किया है, कभी कभी हमने उनके जो फंक्शनल चीजें है ना, फ्लैजेला प्रेजेंट है कि नहीं, ऑल दोस थिंग्स, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स देख के, तो बहुत सारे लेवल्स पे हमने चीजों को क्लासिफाई करने की कोशिश किया है। तो वहीं पे एक टैक्सोनॉमी का एक ग्रुप आता है, टैक्सोनॉमी का एक ग्रुप आता है, दैट इज केमोटैक्सोनॉमी। व्हाट इज केमोटैक्सोनॉमी? क्योंकि हम इस टैक्सोनॉमी के प्रोसेस में केमिकल्स को यूज कर रहे हैं, है ना, वी आर यूजिंग बायोकेमिकल्स, जैसे कि डीएनए, आरएनए, इनके सीक्वेंसेस को, एमिनो एसिड को, प्रोटीन सिंथेसिस, हम देखते हैं कि हाँ, इन दो ऑर्गेनिजम्स है, इनके जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस है वो कॉमन है ना, दोनों में लाइसिन का कंपोनेंट ज्यादा है, दोनों में आर्जिनिन का कंपोनेंट ज्यादा है, ऐसे करके। तो अगर हमने देखा कि प्रोटीन सीक्वेंस मैच कर रहा है, आरएनए सीक्वेंस मैच कर रहा है, तो मे बी दे आर इन सिमिलर ग्रुप। ओके, तो टैक्सोनॉमी का वो ब्रांच जो कहीं ना कहीं किससे डील कर रहा है? केमिकल्स, बायोकेमिकल्स के थ्रू, जो बायोकेमिकल्स के थ्रू हमें क्लासिफाई करने में हेल्प कर रहा है, helping us to classify organisms on the basis of biochemicals composition such as DNA RNA sequencing, amino acid, protein sequencing, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, हमने देखा कि किसके पास स्टार्च कंटेंट ज्यादा है,
किसके पास ग्लाइकोजन कंटेंट ज्यादा है, ऑल दोस थिंग्स, किसका स्टोरेज के फॉर्म्स में केमिकल्स में प्रोटीन कंपोनेंट है, किसमें कुछ डिफरेंट है, ऑल दोस थिंग्स। ओके, एंड इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आर देयर, लाइक हम केमिकल पहले उसको केमिकल सेपरेशन करते हैं, देन वी एनालाइज दोस केमिकल्स, उसके बेसिस पे फिर हम इंटरप्रिटेशन देते हैं जिससे हमें अल्टीमेटली क्लासिफिकेशन में हेल्प होता है, राइट। तो आपने पढ़ा भी होगा कि आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड ग्रुपिंग, है ना, ऑल दोस थिंग्स, ये टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। तो हाउ इट इज क्लियर। देन अभी तो केमोटैक्सोनॉमी के साथ साथ हमने अभी मॉडर्न टर्म्स में आ गए, तो वी आर यूजिंग कंप्यूटर्स आल्सो, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई भी ऑर्गेनिज्म की ये डाटा डिटेल्स डाल देते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या मैच कर रहा है, तो मे बी देयर इन द सेम लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर मैं आपको बोल दूं कि सेल का पावर हाउस कौन है, सेल को अपना एनर्जी सोर्स कहाँ से मिल रहा है, पावर कहाँ से मिल रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस। ये तो बचपन से सुनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस। नाउ व्हाई इज दैट, हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं, है ना, मे बी दिस इज द डाउट। ओके, तो ऐसा इसीलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेली है सेल के अंदर जहां पर पावर प्रोडक्शन होता है, पावर मतलब एनर्जी, एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक टर्म्स बताया था, रेस्पिरेशन। ओके, तो रेस्पिरेशन के थ्रू मैंने आपको क्या बताया कि रेस्पिरेशन में हम बाहर से ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं अपने हमारे पास जो भी फूड है उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इजंट इट। तो क्या हो रहा है, इट इज दैट कि इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस ये कहाँ होता है, दिस प्रोसेस अंडरगोइंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के देखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया हैज सम मेम्ब्रेनस लेयर, अंदर उसकी क्रिस्टी और ऑल प्रेजेंट है, जिसमें क्या हो रहा है, हम ये जो खाना आपके पास है लाइक शुगर एंड ऑल, ओके, जैसे मैं ग्लूकोज ही मान के चलता हूँ, C6 आइडियल हमारा शुगर, C6H12O6 ग्लूकोज। तो ये ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होकर आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू अल्टीमेटली पायरुविक एसिड बनता है। इस पायरुविक एसिड जब ये बन रहा है, उस पायरुविक एसिड को हम फिर यूटिलाइज करते हैं, है ना, वो यूटिलाइज पायरुविक एसिड्स, देन हम उस पायरुविक एसिड को कहाँ ले जाते हैं, क्रेब्स साइकिल में वो रन करता है, क्रेब्स साइकिल में रन करता है तो वहां पर NADPH बनता है, उस NADPH को अल्टीमेटली यूटिलाइज करते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो भी इस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर वॉल में ही होता है, अल्टीमेटली H2O ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है एंड वी प्रोड्यूस, ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है ना, H2O ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है एंड H2O प्रोड्यूस होता है, जिसके थ्रू हमें अल्टीमेटली ATP मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है, उनके जो जैसे C6H12 में अगर आप देखोगे वहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स देयर, है ना, सी ऐसे CHO जैसे बॉन्ड्स है ना, OCO, ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स है आप अगर ध्यान से देखो तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, बॉन्ड में जो एनर्जी ट्रैप्ड है उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है एंड वहां से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर ATP के फॉर्म्स में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इट्स क्लियर, सो दैट्स व्हाई mitochondria is known as the powerhouse of cell. Okay, clear. Now let's talk about DNA ligase. What is DNA ligase? As the name suggests, ligase means, बहुत बार हम ligase को और एक टर्म में भी बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। अब मैंने ये टर्म बोल दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। ग्लूज मींस, ग्लू का काम क्या होता है, फेविकॉल वगैरह क्या करते हैं, चिपकते हैं ना, दो चीज को एक साथ चिपक कर रखते हैं। तो लाइक दैट ओनली कि मॉलिक्यूलर ग्लूज मतलब इनमें क्या हो रहा होता है कि एक ऐसा एंजाइम जो DNA के दो फ्रैगमेंट, जैसे मैंने मान लो ऐसे फ्रैगमेंट रख दिया, दूसरा फ्रैगमेंट ऐसे रख दिए, ये एक फ्रैगमेंट है, ये एक फ्रैगमेंट है। अब फ्रैगमेंट्स मतलब क्या होता है, इनमें यहाँ पर क्या क्या है, दिस आर नथिंग बट न्यूक्लियोसाइड्स, सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को जो DNA फ्रैगमेंट्स में प्रेजेंट है, इनके बीच में क्या होता है, कोवेलेंट सा बॉन्ड प्रोड्यूस होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स, यू नो दैट दे आर अटैच्ड, और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस होता है एक दूसरे के बीच में। तो दो पैरेलल स्ट्रैंड के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं, है ना, बट यहाँ पर जैसे कनेक्ट हो गया, यहाँ पर कनेक्ट हो गया, तो ये दो DNA फ्रैगमेंट जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बीच में 5 स्टार फॉस्फेट और 3 स्टार हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में। आपको पता है DNA का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो 5' पोजीशन में फॉस्फेट है और 3' पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप,
मेनली यहीं से तो बनता है ना पूरा चेन, न्यूक्लियोसाइड्स के ऐसे करके चेन बनते हैं, हमें पता है ऐसे करके चेन बनता है। तो इस प्रोसेस को कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, दैट इज डीएनए लाइगेज। क्लियर? ओके फाइन। नाउ व्हाट इज प्रोटोनिमा? प्रोटोनिमा, ओके, इट इज, अगर आप अब देखो मैं आपको एक यहाँ पर फोटो दिखा रहा हूँ प्रोटोनिमा, कैन यू सी? आपको कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसके पास कुछ बर्ड्स वगैरह भी हमें दिख रहा है ना? तो व्हाट इज प्रोटोनिमा? प्रोटोनिमा, जब ब्रायोफाइट अपना, अगर मैं ब्रायोफाइट का आपको लाइफ साइकिल बताऊं तो ब्रायोफाइट क्या है? ब्रायोफाइट जैसे मॉस वगैरह है ना, उनकी गैमेटोफाइट के 3 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। आपने पढ़ा है एंड गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। हम ऐसा टर्म्स क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं? गैमेटोफाइट मतलब जो गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पोरोफाइट मतलब जो स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन गैमेटोफाइट के 3 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है इनके सब ब्रायोफाइट। डायरेक्टली गैमेटोफाइट नहीं बनता, जैसे हमारा बॉडी में क्या होता है कि हमारे सेल्स हैं गैमेटोफाइट, वहां से गैमेट्स बनते हैं डायरेक्टली। नॉट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। उनमें क्या हो रहा है, बिकॉज दे आर मोस्टली, हमारा बॉडी क्या है, दे आर मोस्ट स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट है, बट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट, एल्गी, उनमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट होते हैं। तो देयर आर स्टेजेस ऑफ गैमेटोफाइटिक डेवलपमेंट। जैसे आपको पहले एक स्पोर दिखेगा, उस स्पोर से फिर ऐसे ब्रांचिंग करते हुए आपको ऐसा प्रोटोनिमा बनता हुआ दिख रहा है, दिस इज प्रोटोनिमा, ब्रांचेस, उसके ब्रांचेस, बड्स वगैरह दिख रहा है। फिर वहां से अल्टीमेटली एक लीफी गैमेटोफोरा में दिखता है। तो ये स्पोर जब जर्मिनेट करके एक मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड है ना, और इसमें क्लोरोफिल होते हैं बहुत ज्यादा, तो इट कैन, क्लोरोफिल होगा तो ऑब्वियसली इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, राइट? ऑटोट्रॉफ होगा ये भी। प्रोटोनिमा ब्रांचेस ब्रांच्ड आउट, जो बड्स बनाते हैं, उन बड्स से फिर अल्टीमेटली क्या होता है, एक लीफी गैमेटोफोर। ये जो बड्स आपको दिख रहा है, यहाँ से एक लीफी गैमेटोफोर, यहाँ से एक लीफी गैमेटोफोर बनेगा। ओके, गैमेटोफाइट्स हैप्लॉइड, क्योंकि गैमेटोफाइट विल बी हैप्लॉइड, इंडिपेंडेंट क्योंकि इसके पास खुद की क्लोरोफिल है, इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, इसको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, और इससे अल्टीमेटली लीफी गैमेटोफोर बनता है। क्लियर? ओके, दिस इज ऑल अबाउट प्रोटोनिमा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एस्करिस। एस्करिस, एस्करिस, ये टर्म्स आप लोगों ने एसहेलमिंथिस में सुना होगा। एसहेलमिंथिस, एसहेलमिंथिस, या फिर हमें से बहुत बारी निमाटोड्स भी कहते हैं, है ना? नाउ व्हाई एसहेलमिंथिस एंड निमाटोड दे आर नेम लाइक दिस? एसहेलमिंथिस, they are also called as roundworm, है ना? तो व्हाट आर दिस? दिस इज सम टाइप ऑफ, ये एसहेलमिंथिस किंगडम के, सॉरी एसहेलमिंथिस फाइलम के निमेटो, अगर आप ध्यान से देखो उसके अंदर राउंड वर्म करके कुछ, दिस आर प्रोटोजोआस। ओके, ये क्या करते हैं, दे लिव्स इन ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा बॉडी का जो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, अगर आप देखो हमारा ये जो माउथ से एंटर करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, कैसे आते हैं? देखो फॉर एग्जांपल किसी में राउंड वर्म के ये जो डिजीज कॉज करता है एस्केरियोसिस, फॉर एग्जांपल किसी में एस्केरियोसिस है, उसने कहीं पर कॉन्टामिनेटेड किया कुछ सॉइल एंड वाटर को, तो उस सॉइल या कॉन्टामिनेटेड सॉइल या फिर कॉन्टामिनेटेड वाटर के कांटेक्ट में अगर हम आए, है ना, फॉर एग्जांपल कोई फूड हमने इंटेक किया विदाउट प्रॉपर वॉशिंग, हमने प्रॉपर वॉश वगैरह नहीं करके, इट कैन एंटर इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर यहाँ से ये लंग्स वगैरह को आपके, है ना, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत सारे चीजों को अफेक्ट करते हैं। तो लाइक व्हाट इज एस्करिस, जैसे मैं बताया था कि एस्करिस इज, इट्स आल्सो नोन एज राउंड वर्म, है ना? हम ऐसा टर्म क्यों यूज कर राउंड वर्म? जब आप इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखोगे ना, अगर मान लो मैंने कहीं से भी इसको कट किया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में ऐसा ये राउंड टाइप का दिखता है आपको एकदम, ठीक है? कुछ होते हैं वर्म दो टाइप के, है ना, कुछ वर्म्स ऐसे भी होंगे, जो वर्म्स अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखो तो आपको ऐसा फ्लैट टाइप का दिखेगा, उल्टा यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में देखो तो इसमें भी राउंड कंप्लीटली। ओके, ऐसा नहीं कि ऐसे गोल करके रहते हैं इसलिए राउंड बोल रहे हैं, नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया में दे आर राउंड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड राउंड। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं, एंड जिसकी वजह से अल्टीमेटली वहां पर एस्केरियोसिस नाम का एक डिजीज कॉज करता है, जो क्या करता है, फूड एब्जॉर्प्शन में इम्पेयरमेंट करता है। दैट मीन्स कि जो खाना वगैरह आप खा रहे हो उससे प्रॉपर्ली फूड एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो लाइक बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स ऑल दोस थिंग्स दिखते हैं फिर। ओके, दो टाइप के
मोस्टली आपको हमारे बॉडी में दो टाइप के मेनली राउंड वर्म्स दिखते हैं, मेल एंड फीमेल, है ना, दे आर सेक्सेस आर सेपरेटेड, मेल एंड फीमेल। तो जो मेल एंड फीमेल, इनमें क्या डिफरेंस है कि जो फीमेल वाला पार्ट होता है दे आर रिलेटिवली लॉन्गर, ओके, एंड एट द सेम टाइम, और मेल वाले का जो एंड है ना वो थोड़ा कर्ड होता है, अगर ध्यान से देखो ऐसा कर्ड होगा एंड वाला पार्ट। ये फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल वाला पार्ट उसमें ये पूरा लॉन्ग होता है एंड लास्ट में राउंड होता है प्रॉपर्ली। तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, अगर आपको फॉर एग्जांपल कहीं पे माइक्रोस्कोप में दिखा मेल एंड फीमेल पार्ट, यू कैन प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट देम, ओके। मेल वाले पार्ट से देन they will produce male gametes and female वाला पार्ट से female gamete and they can produce eggs। और ये जो eggs होते हैं अल्टीमेटली यही हमारा कंटामिनेशन के रीजन है। तो अगर आपसे पूछे कि इन्फेक्शियस स्टेट कौन सा है एस्केरियासिस का, है ना, कौन सा स्टेट है जिसके थ्रू डिजीज कॉज हो रहा है, तो दैट इज एम्ब्रियोनेटेड एग्स, ओके। दैट्स ऑल अबाउट एस्केरिस, आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। आई होप जितने भी आपके डाउट्स थे दे आर ऑल क्लियर, ओके। एंड बाकी अगर कुछ और डाउट्स एंड ऑल you have, please share those doubts. We'll discuss on those on this next session, okay? Thank you. Keep your studies. We'll Thanks, meet Irfan. soon. Thank you.